हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी एक बड़ा समस्या का विषय रहा है बच्चों के लिए। बच्चे बार बार इसके लिए कहते हैं कि सर इकोनॉमी का थोड़ा सा पोर्शन कवर करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए हम लोग आपके लिए कुल 60 पॉइंट्स में पूरा इकोनॉमी का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। अगर आप इसे कंप्लीट अच्छे तौर पर कंप्लीट करेंगे और इसके बिंदुओं को ध्यान से सुनेंगे और नोट्स बना लेंगे तो आपका इकोनॉमी का पोर्शन प्रीलिम्स के लिए बहुत हद तक कवर हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमी के बारे में आप समझते हैं कि ये बेसिकली करंट से रिलेटेड ही आता है, तो इसलिए आज हम इकोनॉमी का सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और अगर कोई डाउट या क्वेरी होता है तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास हमारा नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है और बाकी सारी डिटेल्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरी सीरीज रीड, रिवाइज और रिमेंबर के लिए है। आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको याद रहेगा। तो सबसे पहला टर्म जो आज हम लेंगे वो है ग्लास क्लिफ। ग्लास क्लिफ जो टर्म है वो वास्तव में बेसिकली वुमेन या माइनॉरिटीज के लिए इस्तेमाल होता है। जब वुमेन या माइनॉरिटीज को हायर लीडरशिप पोजीशन दे दी जाती है और वो हायर लीडरशिप पोजीशन उस टाइमिंग में दी जाती है, उस ड्यूरेशन में दी जाती है जब क्राइसिस का दौर चल रहा हो, जब क्राइसिस का दौर हो। और इसलिए उन्हें दिया जाता है बेसिकली कि जब भी ऐसी स्थिति आए और कोई भी समस्या आ जाए या कुछ भी चीजें सही रिजल्ट ना दे तो उनको ब्लेम किया जा सके। तो इसलिए हम लोग ग्लास क्लिफ का टर्म इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टर्म है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि ग्रीन जीडीपी जो है ट्रेडिशनल जीडीपी से पिछले 3 क्वार्टर से 3 डिकेड से एक्सीड कर रहा है, यानी कि फास्टर ग्रोथ रेट दिखा रहा है ग्रीन जीडीपी आपका ट्रेडिशनल जीडीपी से। ट्रेडिशनल जीडीपी से तेजी से ज्यादा दिखा रहा है, 3 डिकेड हो गए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज वो स्टैंडर्ड है जो यूज किया जाता है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और एक और फैक्ट है जो इसके साथ आपको पता होना चाहिए, वो है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो ग्रीन एनवायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी का कैलकुलेशन करता है। तो उत्तराखंड जो है आपका, इसने जीईपी डेटा जारी करना प्रारंभ किया है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। टेक्निकल रिसेशन एक टर्म है जो यूज किया जा रहा है हाल फिलहाल में। टेक्निकल रिसेशन का मीनिंग यह होता है कि जब भी कभी 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में, यानी कि इसको हम कहें 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स का मतलब 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तक लगातार रिसेशन की स्थिति हो जीडीपी में, तो उसको हम टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। जो नॉर्मली रिसेशन टर्म इस्तेमाल होता है वो एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि टेक्निकल रिसेशन 2 क्वार्टर एक साथ अगर आपका जीडीपी में रिसेशन दिखाई दे रहा है तो उसको टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ड्यूरेशन का अंतर होता है। और एक और खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि टेक्निकल रिसेशन नॉर्मली किसी एक सिंगल इवेंट के कारण हो सकता है, जबकि जो रिसेशन है वो जनरली जो है वो सिंगल इवेंट के कारण या सिंगल समस्या के कारण सामान्यतः नहीं होता। नेक्स्ट टर्म है जीडीपी और जीवीए का गैप। जीडीपी और जीवीए के गैप की बात अगर हम करें तो भारतीय इकोनॉमी में जीडीपी और जीवीए का गैप बढ़ा है। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये न्यूज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, जबकि जीवीए बेस प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। बेस ईयर वाला प्राइस जो मैंने समझाया है आपको, उस पर कैलकुलेट होता है जीवीए, और इसीलिए ये गैप बढ़ता चला जा रहा है।
ठीक है, अगर हम सिंपल इसको फॉर्मूला वाइज कहना चाहें तो जीडीपी क्या होती है, जीवीए में जब हम नेट टैक्सेस और सब्सिडी को जोड़ दें और सब्सिडीज को माइनस कर दें तो जीडीपी प्राप्त होती है। आसान भाषा में इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जीवीए जो है वो अगर हमारा टैक्स कलेक्शन लो है और सब्सिडीज हाई हैं, अगर टैक्स कलेक्शन लो है और सब्सिडीज हाई हैं तो जीडीपी जीवीए से कम हो जाएगी। ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पर। इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने जो एक्सट्रीमली पुअर है, एक्सट्रीमली पुअर का क्राइटेरिया अपडेट किया है और इसके अंतर्गत कोई भी पर्सन जो $2.15 पर डे नहीं कमा रहा है उसको एक्सट्रीमली पुअर की कैटेगरी में रखा जाएगा। पहले यह $1.9 पर डे था, $1.9 पर डे पर पर्सन, तो उसको एक्सट्रीमली पुअर कहा जाता था। अभी $2.15 पर पर्सन पर डे कर दिया गया है। इसी तरीके से एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पॉवर्टी लाइन है उसको वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर हम देखें तो वो है $6.85 पर पर्सन पर डे। अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन $6.85 पर डे नहीं कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर में आएगा। नेक्स्ट है पंचप्राण। पंचप्राण 15 अगस्त 2022 को मोदी जी ने पंचप्रण दिलाए थे, 5 शपथ दिलाई थी अमृत काल के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए। और पंचप्राण जो है वो बेसिकली पहला प्राण अगर हम देखें, पहला प्रण सॉरी अगर हम देखें तो क्या है कि भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। कब तक? 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके बाद जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको छोड़ना है, अपने रूट्स पर प्राइड करना है, यूनिटी पर फोकस करना है और सिटीजन्स के मध्य सेंस ऑफ ड्यूटी को इंश्योर करना है कि हमारे नागरिक सेंस ऑफ ड्यूटी को फॉलो करते रहें। नेक्स्ट, जीएसटी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। आप देखते हैं जीएसटी के बाहर किन किन टैक्सों को रखा गया है, किन किन टैक्सेस को जीएसटी के बाहर रखा गया है, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो जीएसटी के बाहर जिन टैक्सेस को रखा गया है वो हैं अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, क्रूड पेट्रोल डीजल एटीएफ और नेचुरल गैस पर लगने वाले टैक्सेस। तो ये सारे टैक्सेस जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, यानी कि इन पर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू प्राप्त करती है। आपको इनके नाम याद रखने होंगे। नेक्स्ट है डिजिटल टैक्स। डिजिटल टैक्स क्या है? डिजिटल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ओईसीडी ने प्रोपोगेट किया है और वो ये कहते हैं कि जो बड़े एमएनसीज हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़े एमएनसीज हैं, वो टैक्स इवेड करते हैं अपनी प्रॉफिट शिफ्टिंग के द्वारा। तो उनके ऊपर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाया जाना चाहिए 15% का। ठीक है, इंडिया में इसके लिए इक्वलाइजेशन लेवी लगाई जाती है और डिजिटल सर्विस टैक्स यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर। तो अगर हम टैक्सेस की बात करें, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि इनकम वाइज लगाइए और इसको देखिए कि भारत सरकार को किन सोर्सेज से ज़्यादा इनकम हो रही है, तो आप टैक्स कलेक्शन जो है भारत का उसको ऑर्डर में देखिए। नंबर 1 पर है आपका जीएसटी, नंबर 2 पर है कॉरपोरेशन टैक्स, नंबर 3 पर इनकम टैक्स, 4 पर एक्साइज और 5 पर कस्टम्स। अगर हम सब्सिडीज की बात करें तो सबसे ज्यादा सब्सिडी भारत सरकार देती है फूड पर, देन फर्टिलाइजर पर और देन फ्यूल पर। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। डेफिसिट्स के भी डेटा इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं। डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.9% है,
रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% है और प्राइमरी डेफिसिट 2.3% है। तो ऑर्डर में आपको ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट भी याद रखना है। इसमें टैक्स प्रोफाइल को भी हमने आपको एक फिगर के माध्यम से दिया है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है। तो जीएसटी को अगर आप देखेंगे तो 28% टैक्स रेवेन्यू में जीएसटी का रोल होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, एफएसआईबी। देखिए भारत में जो पहले एक सिस्टम था बैंक बोर्ड ब्यूरो का, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो क्या करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंकिंग सेक्टर के मेजर अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स और उनको टर्मिनेट करना, इन सब जैसे चीज़ों की रिकमेंडेशन देता है जो हायर अथॉरिटी होती हैं उनकी। यानी बैंकिंग सेक्टर के जो बड़े अथॉरिटीज़ हैं उनके संबंध में, उनके अपॉइंटमेंट के संबंध में, उनके ट्रांसफ़र के संबंध में आदि के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह पर भारत सरकार ने एफएसआईबी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका मतलब होता है कि अब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉट ओनली बैंक्स लाइक इंश्योरेंस कंपनीज और अदर फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके टॉप अथॉरिटीज़ का जो अपॉइंटमेंट है वो भारत सरकार इनकी रिकमेंडेशन पर करेगी और इसका नाम होगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है। यह इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है वो एफएसआईबी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत। नेक्स्ट पर आते हैं ईज 5.0। ईज जो सिस्टम है वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के नॉर्म्स हैं, उनको कैसे आधुनिक किया जाए इसके नियम हैं। तो ईज 5.0 जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है एनहांस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो इसके माध्यम से जो पब्लिक सेक्टर प्लेटफॉर्म बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको टेक सेवी किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, कस्टमर ओरिएंटेशन ज़्यादा होगा, इसके साथ साथ जेंडर डाइवर्सिटी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। तो एक तरीके से बैंक्स को अपडेट करने के लिए, मॉडर्न डे नीड्स के अकॉर्डिंग उनको अपडेट करने के लिए, न्यू एज टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट देने के लिए इस 5.0 नॉर्म्स जारी किए गए हैं। इसके बाद भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट है। भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट को जैसा आपने जनरल क्लासेस में देखा होगा, दो भागों में बांटते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो भारत के संबंध में जो डेटा है उसको अपडेट कर लीजिएगा। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा सर्विसेज हैं उसमें ट्रेड सरप्लस था, जबकि जो मर्केंटाइज गुड्स थे उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट था, यानी कि हम गुड्स को ज़्यादा इंपोर्ट और कम एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो हमारा कंबाइंड एक्सपोर्ट, कंबाइंड मतलब हमारा जो सर्विसेज और मर्केंटाइज गुड्स का है वो कंबाइंड एक्सपोर्ट 750 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करने वाला देश भी बन गया है, जो कि लगभग 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस फॉरेन से रिसीव करता है। नेक्स्ट है सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग जो है वो एक तरीके की फ्रॉड प्रैक्टिस है जो जीएसटी रिजीम में की जा रही है, ठीक है। इस जीएसटी रिजीम में क्या हो रहा है कि कुछ जो व्यापारी हैं वो लोग अपने फेक इनवाइसेस का जनरेशन करते हैं और उन फेक इनवाइसेस के जनरेशन के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक तरीके की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है जो भारत सरकार के नियम के हिसाब से दंडनीय है। इसमें कोई भी गुड्स और सर्विसेज का रियल सप्लाई नहीं किया जाता है, लेकिन हम इनवाइसेस के थ्रू टैक्स क्रेडिट को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लेते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जो है वो बेसिकली जीएसटी रिजीम में बनाया गया था और इसको धीरे धीरे समाप्त करने की बात की जा रही है। बेसिकली ये बड़े बिजनेस टेकओवर्स के
नियमावली को बनाने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। जो जीएसटी रिजीम में एनएए काम करता था, उन कामों के लिए भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसलिए अब ये सारे काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखेगा। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बेसिकली ये शो करता है कि आपकी टोटल जीडीपी में डेब्ट, जो गवर्नमेंट डेब्ट है, उसका क्या हिस्सा है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल डेब्ट ऑफ द कंट्री को डिवाइड कर दीजिए टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री से, तो आपको ये मिल जाएगा। आपको इसमें याद क्या रखना है, एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत 2024-25 के लिए क्या टारगेट भारत सरकार ने तय किए हैं। तो भारत सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 40% हो सकता है और स्टेट्स के लिए अलाउड है 20% तक। नेक्स्ट है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स देखिए इस तरीके से समझिए कि विंडफॉल गेन क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। विंडफॉल गेन वो होता है कि जब किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के कारण कोई कंपनियां अचानक बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने लगती हैं, तो इसको हम विंडफॉल गेन्स कहते हैं। इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। न्यूज में इसलिए रहा कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो ऑयल क्राइसिस हुआ, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हैवी प्रॉफिट गेन किया और उस पर गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया है। नेक्स्ट है इंटरऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, IORS। ये बेसिकली आरबीआई ने इसके लिए एक नई एसओपी जारी करी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। वास्तव में जो फिनटेक प्रोडक्ट्स हैं कंपनियों के, जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो फिनटेक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो नए फिनटेक हैं, उनके साथ होती समस्या ये होती थी कि उनके लिए अलग अलग संस्थाएं रेगुलेट करती थी, जैसे आरबीआई, सेबी, इर्डा एटसेट्रा। तो आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि एक इंटरऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया जाए, जो कि एक प्रिंसिपल रेगुलेटर की तरह काम करे और इस तरीके की सारी फिनटेक इनोवेशंस को एक ही रेगुलेशन संस्था के द्वारा रेगुलेट किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या होगा, एक IFSCA बनाया जाएगा जो इसका प्रिंसिपल रेगुलेटर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं। IIP जो है वो बेसिकली शो करता है कि देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पाद किस स्तर पर है और टोटल वॉल्यूम औद्योगिक उत्पादों का कितना रहा है। इस संबंध में जो डेटा है वो NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि IIP का वेट क्या है अलग अलग गुड्स में, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे प्राइमरी गुड है, सबसे ज्यादा वेटेड है, 34% वेट इसको मिलता है। देन इंटरमीडिएट गुड, देन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, देन कैपिटल गुड्स। IIP का वेट अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस मिलता है, लगभग 77% IIP डेटा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, देन माइनिंग और देन इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब हमने IIP समझ लिया तो कोर इंडस्ट्रीज को भी देखना होगा हमें। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दी गई थी, CC फर्न्स करके। आपको ये देखना है कि इसका डेटा कौन जारी करता है। इसका डेटा जारी करता है इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करते हैं। और इसमें क्या है, वेटेज है अलग अलग सेक्टर्स का। सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को 8 कोर इंडस्ट्रीज के इंडेक्स में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्फ्लेशन पूरे साल न्यूज़ में रहता है और इसलिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और बार बार आप पढ़ते होंगे कि बैंक्स ने, RBI ने रेट्स बढ़ाए या रेट्स कम किए, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो फाइनेंस एक्ट 2016 के अंतर्गत किया गया था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली जो गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए प्रिंसिपल जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको चेंज करती है या एडजस्ट करती है। जो भी इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं उन सबको बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के कंसल्टेशन से जारी करती है। आरबीआई के कंसल्टेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। और ये जो प्रिंसिपल एडवाइजरी रेट्स हैं जो आपके, एक सेकेंड, ये जो रेट्स हैं इन रेट्स में बेंचमार्क रेट्स को फॉलो किया जाता है, जैसे कि आपका जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सब रेट्स को यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इन्फ्लेशन टारगेट्स जो हैं वो हमारे सेट करता है कौन? वो हमारे सेट करता है गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई। और आरबीआई में रिकमेंड कौन करता है इन सब के बारे में? वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो बेसिकली रिलेट करती है, वास्तव में आरबीआई जब भी चाहती है कि बैंक्स में जो एक्सेस कैश है, एक्सेस लिक्विडिटी है, उसको वो एब्जॉर्व कर ले, तो वो क्या करती है? वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का इस्तेमाल करती है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आरबीआई बिना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दिए हुए, यानी कि बिना उसका कोलेट्रल दिए हुए, कॉमर्शियल बैंक से जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्व कर लेती है, यानी कि उनसे डिपॉजिट करवा लेती है। तो इसके अंतर्गत बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बैंक्स अपनी लिक्विडिटी डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, और इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। नेक्स्ट है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है उसके बारे में समझिएगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वास्तव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है और ये बेस होता है सीपीआई अर्बन के बेसिस पर, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन। इस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के थ्रू जो टैक्स पेयर हैं वो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर को कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेस पर। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं उसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को ये पावर दी जाती है कि वो अपनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करें। यहाँ पर डिजिटली सारे काम बैंक के किए जाएंगे, जैसे कि पासबुक प्रिंट करना, कैश विड्रॉ करना, बैलेंस चेक करना, ये सब। तो ये सारे के सारे काम करने की पावर डिजिटल यूनिट एस्टैब्लिश करके बैंक कर सकते हैं, लेकिन ये पावर केवल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को ही दी गई है। ठीक है, इसमें रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्ड टोकनाइजेशन। देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी हम कहीं पर भी सामान खरीदते थे तो अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन हमें बैंक को उस ट्रेडर को देनी होती थी। अभी आरबीआई ने ऐसा योजना लाई है जिसके अंतर्गत जो भी ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं, जो भी आपके, जैसे आप अमेजन से सामान खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे हैं, तो वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड नहीं कर सकते। उनको एक टोकन
नंबर जारी किया जाएगा जिसके थ्रू वो अपना पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो कार्ड टोकनाइजेशन के अंतर्गत आपकी सारी डिटेल को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और उस इनक्रिप्टेड मैसेज के थ्रू ही आप सारे पेमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड्स। देखिए ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो बेसिकली जो ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं उनके लिए जारी किए जाते हैं। सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था 2008 में वर्ल्ड बैंक ने। इसको लेकर कुछ न्यूज़ भी रही हैं जिनके बारे में आपकी जानकारी बहुत आवश्यक है। जैसे आरबीआई ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है भारत सरकार की ओर से। गाजियाबाद नगर निगम ने अपनी पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। अब आपको ये दो न्यूज़ के साथ कुछ चीज़ें और भी पता होनी चाहिए कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन पर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट नहीं जारी कर सकती। जैसे कि जो मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे उन पर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स होंगे उन पर, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स पर, बायोमास प्रोजेक्ट्स पर ये जारी नहीं किए जा सकते। और ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो 25 मेगावाट कैपेसिटी से ज़्यादा के हैं उन पर भी ग्रीन बॉन्ड जारी नहीं किए जा सकते। तो ग्रीन बॉन्ड के संबंध में किन एरियाज में ये जारी नहीं किए जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। गाजियाबाद ने अपना लोकल म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है ग्रीन बॉन्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत शुरू किया गया एक प्लान है और इसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है वो इन्वेस्टर्स के, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको जानकारियां देने के लिए और जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसको रोकने के लिए ये एक स्कीम चलाई गई है जिसमें इन्वेस्टर एजुकेशन दिया जाएगा और उनको उनके फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास किया जाएगा। ये इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि आपने देखा होगा कि अडानी के मामले में इन्वेस्टर्स के इश्यूज को भी लेकर मामला बनता है। आपने देखा एसबीआई के और एलआईसी के बहुत सारे शेयर्स डूबे और इन सब रीजंस की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टर्म है आपका डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर को कम करना। डी डॉलराइजेशन वो स्थिति है जब कोई भी देश डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करना प्रेफर करने लगे। डॉलर का जो सुप्रीमेसी है उसमें उसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रेड बेसिकली डॉलर में होता है। तो अगर जैसे आपने देखा होगा ब्रिक्स कंट्रीज ने समझौता किया कि वो अपना ट्रेड अपनी लोकल करेंसीज में करेंगे। आपने देखा होगा इंडिया भी कई देशों से ऐसे समझौते कर रहा है जहां पर वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। तो इस प्रोसेस को डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ आंकड़े हैं गवर्नमेंट डेब्ट के बारे में, सरकार के ऋणों के बारे में। तो गवर्नमेंट डेब्ट दो तरीके से हैं, आप यूं समझिएगा। सबसे पहला आपको फंड्स पता होंगे, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट। तो अगर कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट में सरकार ने डेब्ट लिया है तो वो पब्लिक डेब्ट कहलाता है और पब्लिक अकाउंट के बिहाफ पर कोई ऋण लिया है तो उसको अदर लाइबिलिटीज में रखा जाता है। जो पब्लिक डेब्ट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है और भारत में अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि भारत में इंटरनल डेब्ट ज़्यादा है एक्सटर्नल डेब्ट के बजाय। अगर हम एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें तो इसमें भी कंपोजिशन वाइज देखेंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट ज़्यादा है शॉर्ट टर्म डेब्ट के बजाय। और अगर डिनोमिनेशन वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डेब्ट हमने यूएस डॉलर में ले रखी है, फिर इंडियन करेंसी में ले रखी है, फिर एसडीआर में ले रखी है और देन येन में ले रखी है। तो ये ऑर्डर में है यूएसडी, आईएनआर, एसडीआर और येन। अगला इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। तो इन्फ्लेशन को लेकर समझिएगा कि भारत में पिछले 3 क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स, 3 क्वार्टर्स में 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा है। ठीक है, जिसका बेसिक रीजन क्या था? रशिया यूक्रेन का वॉर और लॉकडाउन एटसेट्रा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन साइकिल इफेक्ट हुआ। इसको सप्लाई साइड शॉक्स कहा जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ
आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन दोनों में डिफरेंस क्यों रहता है। तो इसका मेजर रीजन ये है कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि सीपीआई में सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम जो है वो आरबीआई का एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत कोई भी कंज्यूमर या व्यक्ति या इंडिविजुअल या संस्था अपने जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उनको डिजिटली एसेस कर सकती है और एक जगह पर ही सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो ये एक प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, शेयर कर सकते हैं और ये इंडिविजुअल का पूरा डेटा एक जगह पर रखा होगा। इसके बाद आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है। आरबीआई के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में 5 ब्रॉड पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया गया है और ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स क्या हैं? पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो इन 5 पैरामीटर्स के बेस पर आरबीआई जारी करता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ पढ़ी होगी कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े हैं। चाइना और अमेरिका हमसे आगे हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ भी डिजिटल पेमेंट्स अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्रिप्टो करेंसीज आप लोगों ने ध्यान से देखा ही होगा। क्रिप्टो असेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो ओईसीडी ने लॉन्च किया है और ये क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन को इन्फॉर्म करने के लिए है। एक्चुअली जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो टैक्स इवेजन करते हैं, यानी कि टैक्स बचा ले जाते हैं, और इससे जब हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी तो हम टैक्स बचाने से बच सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है। भारत में 2021 में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल लाया गया है लोकसभा में, और इसके अंतर्गत एक डिजिटल करेंसी के लिए फेवरेबल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। आपने ध्यान से देखा होगा तो एक न्यूज़ भी इससे रिलेटेड थी कि भारत में आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च कर रहा है, लॉन्च कर चुका है, इनफैक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है जो गोल्ड और बुलियन में ट्रेड करेगा, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करेगा, और इसकी स्थापना गुजरात में आईएफएससी गिफ्ट सिटी में की गई है। ये अलग अलग तरीके के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं गोल्ड और बुलियन से रिलेटेड उनकी ट्रेडिंग के लिए है। दुनिया में अन्य भी बड़े बुलियन एक्सचेंजेस इंटरनेशनल लेवल के हैं, जिसमें हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क आते हैं। एनपीएस और ओपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत न्यूज में रहा है। आप देख रहे होंगे अलग अलग राज्यों में न्यू पेंशन स्कीम लागू की जा रही, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। तो इसके बारे में भी आपको डिफरेंस क्लियर पता होने चाहिए। देखिए एनपीएस जो है, न्यू पेंशन स्कीम जो है, वो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन है, यानी कि आप इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे और उसके बेसिस पर आपको पेंशन मिलेगी। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बेनिफिट पेंशन है, इसमें आपके कंट्रीब्यूशन नहीं होते हैं। सरकार आपकी रिटायरमेंट के समय जो लास्ट सैलरी आप ड्रॉ करते हैं उसके बेसिस पर पेंशन देती है। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, वो उसको ज्वाइन कर सकता है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी। न्यू पेंशन स्कीम में रिस्क है क्योंकि इसमें मार्केट बेस्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसकी बेसिस पर आपको रिटर्न दिए जाते हैं। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता था। अगला जो टर्म है वो है फ्रंट रनिंग का। फ्रंट रनिंग एक तरीके की इलीगल प्रैक्टिस है इंडिया में। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी शेयर ट्रेडर को पहले से ये जानकारी मिल जाए कि शेयर्स का एक बड़ा परचेज ऑर्डर आने वाला है, तो वो क्या करता है कि पहले ही उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है, और जब वो परचेज ऑर्डर आता है तो प्रॉफिट कमाते हुए उन शेयर्स को बेच देता है। तो इस तरीके से वो एक फ्रॉड प्रैक्टिस करता है और ह्यूज प्रॉफिट कमाता है। तो भारत में फ्रंट रनिंग को इलीगल रखा गया है। नेक्स्ट है 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ।
विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक, इसकी कुछ मेजर बातें हैं। ये जेनेवा में हुआ था, कजाकिस्तान ने इसको को होस्ट किया था। कुछ मेजर बातें भी समझ लीजिएगा। इसमें इलीगल फिशिंग जो होती है उसको रोकने के लिए कहा गया, और जो भी EEZ के बाहर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर फिशिंग की एक्टिविटीज की जा रही है, उस पर कोई भी सब्सिडी न देने का निर्णय लिया गया। जो कोविड वैक्सीन्स हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर देने की निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शंस हैं उनमें मोरेटोरियम देने की बात भी की गई। इसके साथ साथ एक और निर्णय लिया गया कि जो फूड सिक्योरिटी परचेज है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत, उनको भी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से बाहर रखा जाए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जीडीपी में कितना परसेंट है जो आप एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, यानी कि पूरी जीडीपी का कितना हिस्सा आपको इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर पे करना होता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4.2% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 6.3% है। नेक्स्ट, करेंसी वॉर। करेंसी वॉर का मतलब होता है कि आप विलिंगली एंड नोइंगली आप क्या करते हैं कि अपनी करेंसी की वैल्यू या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं। जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना या कम करना करेंसी वॉर कहलाता है। तो जब आप करेंसी की वैल्यू जानबूझकर कम रखते हैं, डिलिबरेटली उसको वीकेंड रखते हैं, तो क्या होता है कि इससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव रहता है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, रिवर्स करेंसी वॉर भी होता है, जिसमें आप करेंसी की वैल्यू को कम नहीं होने देते डॉलर के अगेंस्ट, और इससे क्या होता है कि आप जो कॉस्टलियर क्रूड इंपोर्ट्स हैं उनसे अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि बेसिकली इकोनॉमीज में क्रूड इंपोर्ट एक बड़ा रोल प्ले करता है उसके डेफिसिट के लिए। नेक्स्ट है भारत में एफडीआई को लेकर। एफडीआई के टॉप सोर्सेज अगर हम देखें तो भारत के लिए है सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई एंड यूएसए। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कर्नाटका में आता है, देन महाराष्ट्र में और देन दिल्ली में। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एफडीआई रेसिपिएंट कंट्री है। टॉप 3 है यूएसए, चाइना और हांगकांग। इसके बाद इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहे हैं। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखें तो 7 अप्रैल 2023 को $584 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व भारत का रहा है। इस फॉरेक्स रिजर्व में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि फॉरेन करेंसी असेट्स लगभग 88% के आसपास हैं, गोल्ड रिजर्व 7% के आसपास है, एसडीआर 3.3% के पास है, और आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन 1% के पास है। तो ये कंपोनेंट्स हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। नेक्स्ट है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 वीबॉक्स, एआईसीटी और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज से मिलकर जारी करी है। इसका जो बेसिक इंपॉर्टेंट पोर्शन है वह ये है कि इंडिया की जो मेजर फाइंडिंग है, इंडिया में 50.3% वर्कफोर्स एम्प्लॉयबल है, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है यूपी में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में। यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। यूनिकॉर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो यूनिकॉर्न बेसिकली स्टार्टअप के रेफरेंस में यूज किया जाता है। ऐसे स्टार्टअप जिनका टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो गया हो उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, लेकिन भारत से ज्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका और चाइना में है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा कंट्री है जहां पर यूनिकॉर्न्स सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। नैनो यूरिया एक नया इनोवेशन है, ये इफ्को के द्वारा किया गया है। बेसिकली यूरिया जो है वो नाइट्रोजन को सप्लाई करता है फील्ड्स में, और
इससे जो है जो ट्रेडिशनल यूरिया है उससे बहुत ज़्यादा बचत भी होती है और यील्ड भी ज़्यादा यानी उत्पादकता भी ज़्यादा होती है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है और 2025 तक ये माना जाता है कि भारत में जो यूरिया है उसकी जगह हम लोग नैनो यूरिया यूज करना प्रारंभ कर देंगे। इसी तरीके से इफको नैनो डीएपी के डेवलपमेंट पर भी प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। यूएन जनरल असेंबली ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मिलेट्स के बारे में जानिएगा कि ये सुपर फूड्स माने जाते हैं। इनमें बहुत ही सारा न्यूट्रिशन होता है जिसमें आयरन, आयोडीन और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मिलेट्स की खास बात यह भी है कि ये कम वाटर में उत्पादन किए जा सकते हैं और क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं। और मिलेट्स के अच्छे कंजम्पशन से हम माल न्यूट्रिशन की समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। राइस को लेकर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं जिनको भी आप समझिएगा कि राइस जो है वो भारत जो है राइस के मामले में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में चावल का। इसमें कई तरीके से राइस का उत्पादन होता है जिसको ड्रिलिंग, ट्रांसप्लांटेशन, डायरेक्ट सीडिंग और सीरी सिस्टम के अंतर्गत राइस को उत्पादन किया जाता है। एक राइस की वैरायटी गोल्डन राइस न्यूज़ में रही। गोल्डन राइस वो राइस होता है जिसमें विटामिन ए का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। काला नमक राइस न्यूज़ में रहा। इसको यूपी में जीआई टैग दिया गया है और इसको बुद्धा राइस भी कहते हैं। ब्लैक हस्क जो है वो आयरन और जिंक में रिच होता है। एमएसएमई सेक्टर बहुत न्यूज़ में रहता है और आप देखेंगे तो इस पर डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा। तो जो एमएसएमई सेक्टर है उसके क्राइटेरिया देख लीजिएगा। माइक्रो इंडस्ट्रीज उसको कहेंगे जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। अगर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसको स्मॉल इंडस्ट्री कहेंगे और मीडियम इंडस्ट्री उसको कहेंगे जिसमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एमएसएमई की खास बातें जान लीजिएगा। ये जीडीपी का 30% एरिया कवर करता है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 45% और एक्सपोर्ट का 48% हिस्सा एमएसएमई सेक्टर करता है। यह लगभग 11 करोड़ जॉब का क्रिएशन भी इंडिया में करता है। नेक्स्ट है भारत में टूरिज्म की बात करते हैं। टूरिज्म के रेफरेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही और वो थी धर्मशाला डिक्लेरेशन। धर्मशाला डिक्लेरेशन ने ये कहा था कि वर्ल्ड लीडर बनाना है टूरिज्म के एरिया में भारत को 2047 तक। ठीक है, भारत वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में 54th रैंक रखता है 117 देशों की सूची में। नेक्स्ट है पीसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये वास्तव में डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करता है और जो भी हैजार्डस और एक्सप्लोसिव चीजें हैं उनके लिए सेफ्टी नॉर्म्स और रेगुलेशंस को लागू करवाता है। न्यूज़ इसलिए थी क्योंकि इसरो को जो पीसो का लाइसेंस और रेगुलेशन है उससे बाहर रखा गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। भारत का विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल मोदी सरकार ने भावनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया है। ये न्यूज़ थी, तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है। भावनगर पोर्ट गुजरात में वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है वो आईईए के द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया आईईए का मेंबर नहीं है। ठीक है, ऐसा भी माना जा रहा है इसकी रिपोर्ट के हिसाब से कि 2030 तक भारत में सबसे ज़्यादा तेजी से एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमें कोल के द्वारा सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। भारत ने 2030 तक अपनी एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल सोर्सेस को 35% तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। नेक्स्ट है योटा D1। योटा D1 एक डेटा सेंटर है, हाइपर स्केल डेटा सेंटर है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इनॉग्रेट किया गया है।
नेक्स्ट है रेल सेक्टर को लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बतानी है। रेल सेक्टर में नेशनल रेल प्लान जो है वो ये मानता है कि अब हम लोगों को अपने टोटल इनकम में जो फ्रेट जो किराए का हिस्सा है उसको 45% तक बढ़ाना होगा, प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन को और तेजी से बढ़ाना होगा, और साथ ही साथ डीजल लोकोमोटिव को ग्रीन रेल प्रोग्राम के अंतर्गत धीरे धीरे खत्म करना होगा, यानी डीजल संचालित ट्रेन को कम करना होगा। ठीक है। एल्यूमिनियम कोचेस को यूज किया जाएगा जो 100% रिसाइक्लेबल होंगे, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। ठीक है। चिनाब ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में है, जो कटरा को बनिहाल से जोड़ता है, कटरा को बनिहाल से जोड़ता है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है जो बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ नोनी ब्रिज या जिरीबाम है, जिरीबाम इम्फॉल रेल लाइन, जिसको नोनी ब्रिज भी कहा जा रहा है, ये विश्व का टॉलेस्ट रेल ब्रिज है। नेक्स्ट, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बात कर लेते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा भारत में इंटरनेट यूजर्स हैं, और ओवरऑल टेली डेंसिटी जो है भारत में वो 90% से ज़्यादा है। ठीक है। एजीआर सिस्टम को खत्म किया गया है टेलीकॉम सेक्टर में, और इसके साथ साथ 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को अलाउ किया गया है। ठीक है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड लॉन्च किया गया है के द्वारा लॉन्च किया गया है टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड, यानी कि यूएसओएफ ने शुरू किया है टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड, और इसका ऑब्जेक्टिव है रूरल कम्युनिकेशन को और फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट है कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप के बारे में कुछ एक दो फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला ब्राउन कॉटन या कांडू है। जो ब्राउन कॉटन है वो एक कर्नाटका की इंडिजिनस वैरायटी है, और इसकी खास बात यह है कि ये यूवी प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज रखती है। BG1, BG2 और BG3 BG1, BG2 और BG2 RRF, ये जो प्रोडक्ट हैं ये GM वैरायटी ऑफ बीटी कॉटन है। नेक्स्ट है गोल्ड माइनिंग इन इंडिया। भारत में गोल्ड माइनिंग की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड के रेफरेंस में ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है चाइना। सेकेंड नंबर पर आता है इंडिया। भारत अपनी सोने की जरूरतों की यानी गोल्ड की जरूरतों का 89% इंपोर्ट करता है। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी डेफिसिट में बड़ा रोल होता है गोल्ड का भी। ठीक है। अगर हम जो रिसोर्स वाइज लार्जेस्ट डिपॉजिट्स को देखते हैं स्टेट्स में गोल्ड के, तो नंबर 1 पर बिहार है, नंबर 2 पर राजस्थान है, और नंबर 3 पर कर्नाटका है। ये रिजर्व वाइज बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बिहार के जमुई क्षेत्र में गोल्ड एक्सट्रैक्शन का प्रयास किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। इसके बाद भारत सीरीज नंबर की बात कर लेते हैं। जो नंबर प्लेट्स आप देखते होंगे गाड़ियों पर, उसमें अब आप देखते होंगे आगे IND करके लिखा होता है। तो भारत ने इंडिया सीरीज या भारत सीरीज व्हीकल के नंबर प्लेट शुरू किए हैं, और इन नंबर प्लेट्स में खास बात यह है कि अब एक देश एक रजिस्ट्रेशन प्लेट जैसा अवधारणा शुरू हुई है कि आपको अलग अलग स्टेट्स में जाने के बाद अपने नंबर प्लेट चेंज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसमें जो रेगुलर और फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर किए जाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है CPI-R, CPI-U एंड CPI ऑल इंडिया। CPI रूरल, CPI अर्बन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया। इसको जारी कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है। और CPI एग्रीकल्चर जो है इसका बेस ईयर क्या है? 2012 है। और इसमें क्या क्या आइटम आते हैं? फूड एंड बेवरेजेस, सर्विसेज, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग, फुटवेयर, पर्सनल केयर, ये इनके ऑर्डर में है। ठीक है। जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, देखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AI और AL, और कंज्यूमर
फूड प्राइस इंडेक्स, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जो CFPI है उसमें पैन, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स को इस्तेमाल यूज नहीं किया जाता है, जबकि CPI एग्रीकल्चर में इनको इंक्लूड किया जाता है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, आप जानते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के लिए WPI का इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड डेटा इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये फैक्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगर हम WPI के वेट्स की बात करें तो सबसे पहली बात, इसका बेस ईयर 2011-12 है। इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड नंबर 1 पे आते हैं, दूसरे पर प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, तीसरे पर फ्यूल एंड पावर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से WPI के आंकड़ों का ये कंपोजिशन होता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि सर्विसेज को CPI में इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको इकोनॉमी के 60 पॉइंट में पूरी इकोनॉमी का अपडेट, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और एरियाज थे, वो दे दिया। अब इसके आगे अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोशल इश्यूज, जैसे कि पॉलिटी, गवर्नेंस, इन पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो इस तरीके से कुछ 50-60 पॉइंट्स में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हम आपको एक क्विक रिवीजन हर एक इम्पॉर्टेंट एरिया का कराने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।